नमस्कार। स्कूल की बायोलॉजी क्लास याद है? हम सबने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसकी जो असली कहानी है ना, वो किताबों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज कोशिका के इस पावर हाउस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस। हाँ, ये लाइन हम सबने सुनी है और ये गलत भी नहीं है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर यकीन मानिए ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा इंजन आखिर चलता कैसे है? इस पावर हाउस टैग के पीछे की असली मशीनरी क्या है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस सेल्यूलर फैक्ट्री के अंदर एक टूर पे चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अंदर से दिखती कैसी है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है। हमारे इस टूर के 3 मेन स्टॉप्स होंगे। पहले हम फैक्ट्री के बाहरी दीवारों को देखेंगे, फिर हम इसके अंदर के सबसे जरूरी हिस्से में जाएंगे और आखिर में हम सीधे उस फैक्ट्री फ्लोर पर उतरेंगे जहां सारा असली काम होता है। तो हमारा पहला स्टॉप बाहरी झिल्ली। इसे बस फैक्ट्री की मेन दीवारों की तरह समझिए। ये एक सुरक्षा कवच है जिसमें छोटे छोटे गेट्स लगे हैं, जिन्हें पोरिन्स कहते हैं, ताकि जरूरी सामान अंदर बाहर आ जा सके। ठीक है, अब हम फैक्ट्री में थोड़ा और अंदर आ गए हैं। भीतरी झिल्ली पर ये एक तरह का हाई सिक्योरिटी जोन है जो हर किसी को अंदर नहीं आने देता। और एक बात पर गौर कीजिए, ये सतह सीधी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे मोड़ हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। भीतरी झिल्ली में ये जो उंगली जैसे मोड़ है ना, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी, और यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं बनती है। इसे फैक्ट्री की मेन असेंबली लाइन भी कह सकते हैं। तो गणित बहुत सीधा है, जितने ज्यादा मोड़ उतनी ज्यादा जगह, और जितनी ज्यादा जगह उतनी ही ज्यादा एनर्जी। क्या कमाल का डिजाइन है ना? सिर्फ और सिर्फ पावर प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री के दिल में, इसके फ्लोर पर, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक लिक्विड से भरा सेंट्रल एरिया है जहां एनर्जी बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। पर यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस फैक्ट्री का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। ये थोड़ा अजीब है और इस राज पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। तो अब जब हमने फैक्ट्री की बनावट देख ली है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये फैक्ट्री असल में बनाती क्या-क्या है। और हिंट ये है कि ये सिर्फ एनर्जी से कहीं ज्यादा है। इसका सबसे जरूरी प्रोडक्ट है एटीपी। इसे आप हमारी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। कोशिका को कोई भी काम करना हो, हिलना हो, बढ़ना हो या बटना हो, उसे पावर एटीपी से ही मिलती है। तो फैक्ट्री में काम का बंटवारा कैसे होता है? देखिए, जो शुरुआती काम है यानी क्रेब्स चक्र, वो होता है मैट्रिक्स में, यानी हमारे फैक्ट्री फ्लोर पर। लेकिन जो असली एक्शन है, जहां भारी मात्रा में एटीपी बनती है, वो होता है क्रिस्टी पर, हमारी असेंबली लाइन पर। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये फैक्ट्री सिर्फ एटीपी ही नहीं बनाती, ये कोशिकाओं को ये भी बताती है कि कब उन्हें खत्म होना है। ये शरीर के लिए गर्मी पैदा करती है और ये फैटी एसिड को भी तोड़ती है। मतलब ये सच में एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस है। चलिए अब हमारे आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन की उत्पत्ति का रहस्य। और इसका कनेक्शन है हमारे भीतर एक जीवाणु से। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या है जो उसे इतना अनोखा बनाता है? याद है वो अजीब सी बात कि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? यही वो सुराग है जो हमें एक अविश्वसनीय कहानी की ओर ले जाते हैं। जरा इन सुरागों को मिलाइए। एक तरफ है माइटोकॉन्ड्रिया, इनका अपना गोलाकार डीएनए है, इनके पास 70S राइबोसोम है और ये खुद ही बंटकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ है बैक्टीरिया, जिनमें भी बिल्कुल यही चीजें होती हैं, गोलाकार डीएनए, 70S राइबोसोम और बंटने का वही तरीका। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन सभी हैरान करने वाली समानताओं का जवाब एक ही शानदार थ्योरी में छिपा है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। यही वो कड़ी है जो इस पूरी पहेली को एक साथ जोड़ देती है। ये थ्योरी हमें अरबों साल पीछे ले जाती है। कहानी कुछ यूं है कि एक बड़ी कोशिका ने एक छोटे ऊर्जा बनाने वाले बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने एक तरह की डील कर ली। एक को मिला सुरक्षित घर और दूसरे को मिली भरपूर एनर्जी, और ये साझेदारी इतनी सफल रही कि ये हमेशा के लिए कायम हो गई।
तो एक आज़ाद बैक्टीरिया से हमारी कोशिकाओं का इंजन बनने तक का ये सफ़र साझेदारी की, पार्टनरशिप की एक अद्भुत कहानी है। ये विकास का एक जीता जागता सबूत है जो आज भी हम सबके शरीर के अंदर काम कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी कोशिकाओं के भीतर और कौन सी प्राचीन कहानियां छिपी हो सकती हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? जो सेल के असली अनसुने नायक हैं। कभी सोचा है कि फूलों में इतने चमकीले रंग कहाँ से आते हैं, या पत्तियां हरी क्यों होती हैं और वो सूरज की रोशनी को एनर्जी में कैसे बदल पाती हैं? इसका जवाब सेल के अंदर छिपे छोटे छोटे पावर हाउस में है। तो पौधे की हर एक सेल के अंदर ना छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं, और हर एक का एक खास काम होता है। आज हम दो मेन प्लेयर्स पर फोकस कर रहे हैं, प्लास्टिड्स और राइबोसोम्स। तो चलिए सबसे पहले प्लास्टिड से ही शुरू करते हैं। ये प्लास्टिड्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें एक सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे भी आराम से देखा जा सकता है, पर इनकी असली पावर इनके अंदर मौजूद पिगमेंट्स में है, जो इन्हें पौधों को रंग देने और खाना बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे प्लास्टिड्स एक जैसे ही होते हैं। उनके अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं, इस आधार पर हम उन्हें 3 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और इनका काम क्या है। और मजे की बात यह है कि हर टाइप के प्लास्टिड का एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है। क्लोरोप्लास्ट अपने क्लोरोफिल के साथ फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर पैनल की तरह काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों को उनके खूबसूरत पीले, नारंगी और लाल रंग देते हैं। और फिर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होते हैं क्योंकि उनका काम रंग देना नहीं बल्कि पोषक तत्वों को स्टोर करना है। ल्यूकोप्लास्ट को आप सेल की पेंट्री या स्टोर रूम समझिए। उनमें से कुछ, जिन्हें एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, आलू की तरह स्टार्च स्टोर करते हैं। एलायोप्लास्ट तेल और फैट स्टोर करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए स्टोरेज कंटेनर है। एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है ना? अब बारी है सबसे फेमस प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि एक कुशल सोलर पावर फैक्ट्री की तरह काम कैसे करता है। इमेजिन कीजिए, क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, एक बाहरी और एक भीतरी झिल्ली। और जो अंदर वाली लेयर है ना, वो बड़ी सख्त है। वो बहुत सोच समझकर डिसाइड करती है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर जाने देना है। इस अंदरूनी झिल्ली के भीतर एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसे एक बिजी वर्कशॉप की तरह समझिए जो एंजाइम से भरी है, और यहीं पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर भी एक और लेवल का स्ट्रक्चर है। ये जो चपटी चपटी थैलियां हैं ना, जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं, असली मैजिक तो यहीं होता है। यहीं पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं। ये स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि इसकी तुलना की जाती है सिक्कों के ढेर से, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। सोचिए, इस तरह से स्टेकिंग करने से सनलाइट पकड़ने के लिए कितना सारा सरफेस एरिया मिल जाता है, और इसी वजह से ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट है। ठीक है, प्लास्टिड्स की कहानी तो हो गई। अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे हीरो पर, राइबोसोम। अगर प्लास्टिड्स एनर्जी और स्टोरेज के पावर हाउस हैं, तो राइबोसोम हैं सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो राइबोसोम्स हैं क्या? ये छोटे छोटे दानेदार पार्टिकल्स हैं जिन्हें 1953 में जॉर्ज पैलाडे ने सबसे पहले देखा था। ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और हाँ, प्लास्टिड्स की तरह इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका एक ही बहुत जरूरी काम है, प्रोटीन बनाना। अब राइबोसोम भी 2 मेन साइज में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि पौधों और जानवरों में, ये ATS टाइप के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया में ये थोड़े छोटे 70S टाइप के होते हैं। और यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, 60 और 40 मिलकर 80 नहीं होते, और ना ही 50 और 30 मिलकर 70, है ना अजीब? तो आखिर क्या राज है इस मिस्टीरियस S के पीछे, और ये नंबर्स जुड़ते क्यों नहीं? चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो सवाल वही है, ये S आखिर है क्या? ये क्या मेजर करता है? ये कोई सिंपल मैथ्स तो बिल्कुल नहीं है। तो ये S का मतलब है स्वेडबर्ग्स यूनिट, और ये मेजर करता है कि कोई पार्टिकल कितनी तेजी से नीचे बैठता है जब उसे सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है। ये डेंसिटी और शेप का एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है।
इसीलिए जब दो सब यूनिट्स जुड़ते हैं तो उनका कंबाइंड शेप और डेंसिटी बदल जाती है और उनके नीचे बैठने की स्पीड भी बदल जाती है। बस इसीलिए वो नंबर्स सीधे सीधे ऐड नहीं होते। और अब आता है कहानी में एक जबरदस्त मोड़। याद है हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा की बात की थी। पता चला है कि उसके अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो छोटे वाले 70S टाइप के हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में होते हैं। और बस यहीं पे हम एक बहुत ही गहरे और फैसिनेटिंग सवाल पर आके रुकते हैं। आखिर एक प्लांट ऑर्गेनल के अंदर एक बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमें इवोल्यूशन की एक अविश्वसनीय कहानी की तरफ इशारा करता है, जिसे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। सोचने के लिए कितना कमाल का आइडिया।